हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा न्यू टॉपिक है यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। हमने लास्ट क्लास में देखा है कि एक बैक्टीरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, एक ट्रू बैक्टीरिया को हम कैसे पहचानेंगे, एक ट्रू बैक्टीरिया की खोज किसने की, साथ ही साथ इसके प्रकार के बारे में देखा, इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला होता है उसके प्रकार के बारे में देखा। तो आज हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसके प्रकार, उसके शेप कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो सबसे पहले कोई भी सेल को आउटर रूप से जो कवर करता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और टर्म्स लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल इनवेलप। क्या बोलते हैं? सेल इनवेलप। इनवेलप मतलब कोई भी कवर, कोई भी चीज का कवर हम लोग इनवेलप बोलते हैं। ठीक है, तो उस कवर को हम लोग यदि इनवेलप बोल रहे हैं तो इस इनवेलप के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, जिसमें से जो पहली होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेल कैप्सूल या सेल कैप्सूल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स का होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है सेल इनवेलप के अंतर्गत सेल वॉल होता है, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का। किसका? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर सेल इनवेलप के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है? नाम से स्पष्ट है, ग्लाइको मतलब होता है कोई भी चीज का कार्बोहाइड्रेट रूपा संरचना। तो ऐसा कोई कवरिंग स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से बने हो उनको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के अंतर्गत लेते हैं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं ये बने होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट से। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा कौन से कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है? जो ग्लाइकोकैलिक्स, जो आउटर कवर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत आने वाला बैक्टीरिया का आउटर कवर होता है वो बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। और यही म्यूकोपॉलीसेकेराइड दो भागों में डिवाइड होता है। इस पहला भाग को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल होता है वो टफ होता है, हार्ड होता है। क्या होता है? टफ या हार्ड होता है। जबकि जो स्लाइम लेयर होता है वो थिन या पतला होता है और स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। साथ ही साथ जो कैप्सूल होता है ये फेगोजेनेसिटी प्रोवाइड करता है। फेगोजेनेसिटी कैरेक्टर को शो करता है। जबकि जो स्लाइम लेयर होती है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी होस्ट पर क्या होती है? होल्ड करके रखती है बॉडी को। और ये फेगोसाइटिक या फेगोजेनेसिटी प्रोवाइड करती है। फेगोजेनेसिटी मतलब किसी के ऊपर जा करके हमला कर देना। तो यही वो लेयर होती है कैप्सूल की जो ग्लाइकोकैलिक्स के द्वारा किसी होस्ट बॉडी पर चिपक जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो ये कैप्सूल जो होता है आउटर स्ट्रक्चर, स्लाइम लेयर आउटर स्ट्रक्चर होती है, ये चिपचिपी होती है, हार्ड है, मजबूत होती है। तो हमने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स पहले स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा हम देखते हैं सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल बनी होती है आपके एक विशेष स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो? पेप्टाइड हो। मतलब पेप्टाइड मतलब किससे बनता है? पेप्टाइड अमीनो एसिड से बनता है। साथ साथ ग्लाइकॉन मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है ये किसका कॉम्प्लेक्स होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है। किसका? एक कॉम्प्लेक्स होता है अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ, एक कॉम्प्लेक्स किसका किसका होता है? एक तो होता है अमीनो एसिड का, अमीनो अम्ल का, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का। तो इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं? इसका नाम देते हैं हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकॉन, क्योंकि अमीनो एसिड के चेन से ही पेप्टाइड बनता है, उसी से पॉलीपेप्टाइड बनता है और वही पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये हो गया आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है जो सेकेंडरी या आउटर कवरिंग लेयर होता है। भर के इतना होता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल पतली होती है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल मोटी होती है। और इसी सेल वॉल के अंतर्गत दो केमिकल आते हैं, एक को बोलते हैं NAG और एक को बोलते हैं NAM। अब ANG और NAM क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग नाग और नाम। मतलब एन एसिटल ग्लूकोसामाइन, इसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामीन या ग्लूकोसामाइन जैसे आप पढ़ो, ठीक। और इसका नाम होता है एन एसिटिल म्यूरामेरिक एसिड, म्यूरामेरिक
एसिड, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें नाग और नाम दोनों पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया आपस में क्रॉस बॉन्डिंग बनाते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, और इसी क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए पेनिसिलिन काम करता है। यदि हम एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन को इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो इस क्रॉस बॉन्डिंग को, जो नाग और नेम का जो क्रॉस बॉन्डिंग है या जो क्रॉस लिंकेज है, उसको वह बनने नहीं देता है, जिसके कारण हम लोग पेनिसिलिन जैसे ही खाते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो यदि ये क्रॉस बॉन्डिंग बन गई तो बैक्टीरिया और मजबूत हो जाएगी। तो इस क्रॉस बॉन्डिंग को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन का यूज करते हैं। तो ये हो गया नाग और नाम। हाँ, ये नाग और नाम क्या होते हैं? नाग और नाम जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मॉडिफाइड होकर के कंप्लीट सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये बीटा डी ग्लूकोज के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका सेल वॉल के बारे में जानकारी। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में हम लोग लिखा है सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन हमको पता है, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा लेयर होता है, सबसे अंदर लेयर होता है सेल इनवेलप का। ये क्या करता है? ये बना होता है सेम यूकैरियोटिक की तरह लिपिड बाई लेयर से। किससे बना होता है? लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बना होता है। जो क्या काम करता है? ये सेल मेम्ब्रेन अपने, जैसे कि कोशिका भित्ति जिस प्रकार से हार्ड और मजबूत स्ट्रक्चर थी, सेम टाइप से फास्फोलिपिड की बनी हुई जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी भी प्रोवाइड करता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, एक होता है हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में अंतर क्या है? जो हाइड्रोफोबिक होता है वो हाइड्रोफोबिक वाटर से हेट करती है, वाटर को घुसने नहीं देती, वाटर से दूर भागती है। जबकि ये वाटर लवर होता है हाइड्रोफिलिक। तो लिपिड के बाइलेयर या फास्फोलिपिड के जो बाइलेयर होते हैं, वो एक प्रकार से कोशिका झिल्ली या कोशिका मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड या लिपिड के बाइलेयर से मिलकर बना होता है, जो एक पतली झिल्ली के रूप में अनियमित रूप से बैक्टीरिया के चारों तरफ बिखरे हुए ये सतह पर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड, इसके चौथे कैरेक्टर में, जिसको हम लोगों ने लिखा है मीजोसोम। चौथा कैरेक्टर हमने क्या लिखा है? मीजोसोम। ये मीजोसोम आखिर होता क्या है? तो मीजोसोम आपको दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक इनफोल्डेड स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर निकला है, जो बैक्टीरियल के सेल मेम्ब्रेन में एक बाउंडेड ऑर्गेनेल के रूप में काम कर रहा है। बाउंडेड ऑर्गेनेल मतलब घिरा हुआ कोई ऑर्गेनेल के रूप में काम करता है। ठीक है, जो क्या इसका बेसिक फंक्शन देखा जाए तो सबसे पहले यह रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब रिस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है? जितने भी रिस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं उन सबको यहाँ पर लगे रहते हैं, बोल सकते हैं। जो मीजोसोम होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम लगे रहते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी होता है, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो क्रिस्टी जो उंगली नुमा अंदर की तरफ प्रवर्ध होते हैं, इन ग्रोथ होते हैं, उसी के समान काम करता है। तो पहला हो गया रेस्पिरेशन में काम करता है। दूसरा सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये सेल वॉल के निर्माण या फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका कि मीजोसोम आखिर काम करता है। पहला रेस्पिरेटरी एंजाइम के रूप में काम करता है, दूसरा सेल वॉल के निर्माण में काम करता है, तीसरा यहाँ जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाने में भी सहायता करता है, क्योंकि ये जीन से जेनेटिक मटेरियल से जुड़ा रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाने में भी हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाने में भी हेल्प करता है यही मीजोसोम। साथ ही साथ ये सेल के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। कुछ प्रकार से सेल के अंदर जो स्त्रावित होते हैं पदार्थ उनमें भी हेल्प करता है, और एट सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो इसका बेसिक फंक्शन तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग एक की बात करें तो ये सेल सिक्रेशन हो गया, दूसरा सेल डिवीजन हो गया। तो इस प्रकार से जो मीजोसोम बॉडी होता है, जो इनवर्ट या इन ग्रोथ होता है, एक अंदर की तरफ बाहर निकला हुआ आउट ग्रोथ होता है, अंदर की तरफ निकला हुआ आउट ग्रोथ
प्रॉपर्टी होता है उसके बेसिक 5 फंक्शन होते हैं। इसी के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, सेल वॉल का निर्माण में सहायता करता है, जेनेटिक मटेरियल कॉपी बनाने में तैयार करने में सहायता करता है, कुछ सेल का सिक्रेशन भी करता है, साथ साथ सेल के डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो इस प्रकार मेसोसोम खाली एक बॉडी नहीं है, एक इनफोल्डेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत सारा काम कर रहा है बैक्टीरिया की सेल बॉडी में। अब ये हो गया, हमने बाहरी स्ट्रक्चर को तो ऑलरेडी मेंशन कर चुके कि सेल यूनिट के अंदर क्या क्या आते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना हुआ सेल वॉल और लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ सेल मेम्ब्रेन और इनफोल्डेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड या मुख्य जो लेयर होता है उस पे हम आते हैं अब साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, अब हम आते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा आखिर होता क्या है? जैसे कि कोशिका द्रव्य हमारे बॉडी में भी हमारे बॉडी सेल में भी साइटोप्लाज्मा होता है, सेम टाइप से बैक्टीरिया के सेल के बॉडी में भी साइटोप्लाज्मा होता है। अब साइटोप्लाज्मा आपको इतना वाला भाग दिखाई दे रहा होगा पूरा, ये सब साइटोप्लाज्मा के हिस्से हैं। इस साइटोप्लाज्मा में यदि डीएनए या न्यूक्लियोइड को छोड़ दिए जाए तो जितने भी ऑर्गेनेल्स आएंगे सब इस साइटोप्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक क्या है? इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक, इसमें क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है, नहीं है। जितने भी सामान रहेंगे सब साइटोप्लाज्मा में ही बिखरे रहेंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स रहेंगे, फूड पार्टिकल्स रहेंगे, प्लाज्मिड रहेगा, ये सब कहाँ पाए जाएंगे? एक थैलीनुमा संरचना में पाए जाएंगे। उस थैलीनुमा संरचना को हम लोग साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य बोल रहे हैं, जो कि ग्रेन्युलर पार्ट भी होता है, ग्रेन्युलर और पारदर्शी पार्ट भी होता है। ठीक, तो हो गया साइटोप्लाज्मा के बारे में जानकारी। अब हम आते हैं जो हमारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं। पांचवा में दिखाया हमने फिम्ब्री, पहला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मेम्ब्रेनस या सरफेस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन और सरफेस स्ट्रक्चर। इस मेम्ब्रेन या सरफेस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं पहला आता है आपका फिम्ब्री। क्या होता है? पहला फिम्ब्री आता है। दूसरा आता है आपका पिल्ली, पिल्ली हो गया। और थर्ड मेन आता है फ्लैजेला, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द बैक्टीरिया सेल। तो जो फिम्ब्री होता है वो फ्लैजिला से छोटा होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो फिम्ब्री होता है वो बैक्टीरिया की सेल में या बैक्टीरिया की बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है। तो फिम्ब्री क्या होता है? अधिक नंबर में पाया जाता है। साथ ही साथ ये क्या होता है? ब्रिस्टल शेप्ड होता है। ब्रिस्टल मतलब कुछ नुकीली धागे नुमा संरचना ब्रिस्टल शेप्ड होती है। कैसी होती है ये? ब्रिस्टल शेप्ड। ब्रिस्टल मतलब नुकीली धागे नुमा संरचना, ब्रिस्टल शेप्ड होती है। ठीक है, थर्ड ये सबसे ज्यादा नंबर में हो गई। दूसरा ब्रिस्टल शेप्ड हो गई। तीसरा ये किसी दूसरे जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो सबस्ट्रेटम होते हैं, उसे चिपकने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो अटैचमेंट विथ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम जो दूसरे प्रकार के सबस्ट्रेटम होते हैं उनसे अटैच होने के लिए यही फिम्ब्री बैक्टीरिया को सरफेस प्रोवाइड करता है, बोल सकते हैं। देन हम देखते हैं पिल्ली के बारे में। तो पिल्ली जो होता है, ये पिल्ली जो होता है, पिल्ली लेस नंबर में होती है, बहुत कम संख्या में होती है। ज्यादा मात्रा में कौन होता है? फिम्ब्री होता है, जो पूरे बॉडी में ब्रिस्टल शेप्ड में पाई जाती है। लेकिन पिल्ली क्या होता है? बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ ये पिल्ली कैसी होती है? ट्यूब्यूलर होती है। ट्यूब्यूलर मतलब नलिकाकार होती है, जो किसमें हेल्प करती है? ये एक प्रकार के स्पेशल प्रोटीन का निर्माण करती है, जो रिप्रोडक्शन के दौरान कंजुगेशन या कंजुगेटेड ट्यूब निर्माण में हेल्प करती है। ठीक, किसमें हेल्प करती है? कंजुगेशन ट्यूब के निर्माण में हेल्प करती है। और इसी के द्वारा कंजुगेशन ट्यूब जब बनता है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल जो प्लाज्मिड होते हैं उनका ट्रांसफर A+ से A- की तरफ होता है। मतलब फर्टाइल कैरेक्टर एक प्रकार से शो करते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गया फिम्ब्री और पिल्ली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो हमने मेम्ब्रेनस सरफेस स्ट्रक्चर में देखा। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, सबसे लास्ट में। अभी हम देखते हैं, मैंने पिल्ली देख लिया, फिम्ब्री देख लिया, अब हम देखते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला भी एक प्रकार का क्या होता है? अब यदि हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला, जैसा कि हमने बताया कि फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला किसी बैक्टीरिया का मुख्य लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसमें हम लोग बोलते हैं ट्राइकस वर्ड देते हैं। कौन सा वर्ड देते हैं?
ट्राइकस वर्ड देते हैं, तो फ्लैजिला का हम लोग साइंटिफिक नेम में ट्राइकस बोलते हैं। जैसे हमने टाइप्स में पढ़ा है कि एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, टेट्राट्राइकस, जो भी पढ़े हैं वो ट्राइकस के अकॉर्डिंग पढ़े हैं। तो ये फ्लैजिला जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 भाग होते हैं। पहला उसका बेसल बॉडी होता है, दूसरा उसका हुक होता है और तीसरा उसका फिलामेंट होता है। जो बेसल बॉडी होता है सबसे मेन पार्ट होता है, जो किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और यहीं से क्या निकलता है, यहीं से मेन पार्ट ऑफ फ्लैजिला अराइज होता है। दूसरी जो बॉडी होती है हुक्स की। हुक्स मतलब कोई प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर जो आगे और पीछे दोनों के बीच वाला हिस्सा होता है, और ये प्रोवाइड करता है किसी भी फ्लैजिला को शेप मतलब आकार प्रोवाइड करता है। ये मिडल पार्ट होता है। तीसरा जो होता है फिलामेंट। ये फिलामेंट यही वो फिलामेंट होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी फ्लैजिला को, और इसी के कारण क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कर पाता है, क्योंकि जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और यही फिलामेंट में वही फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो 9+2 की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये था फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी मतलब ऐसा कोई बॉडी जो फूड ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। तो इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं वो इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर होते हैं, जो अघुलित संरचना होती है। इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर होते हैं जो बिना किसी मेम्ब्रेन के पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोर को करने वाले ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन को स्टोर करने वाले ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक। दूसरा फास्फेट को स्टोर करने वाले फास्फेट ग्रेन्यूल, तीसरा सल्फर को स्टोर करने वाले सल्फर ग्रेन्यूल। तो ये सब प्रकार के जो बॉडी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करते हैं और बॉडी में न्यूट्रिएंट को बनाए रखते हैं, प्रोटीन को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार ये था यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न भागों से मिलकर बनी होती है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे स्ट्रक्चर में हमने लिखा है न्यूक्लियोइड्स। हमने पहला न्यूक्लियोइड लिखा है। तो न्यूक्लियोइड आखिर होते क्या हैं, इसको समझते हैं। ठीक, जो न्यूक्लियोइड मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। तो हमको पता है सेल के साइटोप्लाज्म में तो केंद्रक या केंद्रकीय झिल्ली नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड है। तो न्यूक्लियोइड जो होता है प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। अब प्राइमरी न्यूक्लियस कहने का अर्थ क्या है, क्योंकि उसके पास तो मेन न्यूक्लियस है ही नहीं। तो प्राइमरी न्यूक्लियस के साथ साथ जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होते हैं, वो बने होते हैं न्यूक्लियोइड से। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोइड से। और यही न्यूक्लियोइड क्या काम करता है, एक गुणसूत्र में मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं तो पाए नहीं जाते इसके अंतर्गत, तो इसमें अभाव होता है। तो डीएनए के फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या इसी को बोलते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर। जैसे हमारे में एक प्रॉपर डीएनए पाया जाता है, सेम टाइप से एक बैक्टीरिया सेल में जो डीएनए पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या होता है वो? न्यूक्लियोइड। तथा इसमें जो न्यूक्लियोइड होता है इसमें डीएनए के स्ट्रैंड या डीएनए के तंतुनुमा संरचना पाए जाते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोइड के बारे में। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। ये इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड को ही हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। दूसरा, ये डबल स्ट्रैंड बॉडी होते हैं। कैसे होते हैं? डबल स्ट्रैंड बॉडी भी होते हैं। तीसरा, ये सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। साथ ही साथ इसमें खुद से रिप्लिकेटिंग करने की, खुद से प्रतिलिपिकरण करने की क्षमता पाई जाती है। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोसेस इसमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड कैसा होता है? सबसे पहले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है।
साथ ही साथ इसमें जो पैकेजिंग होगी उसमें किसी प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में जिस प्रकार से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, और यही प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। सभी प्रकार के बैक्टीरिया में तो प्लाज्मिड नहीं पाए जाते, लेकिन जिसमें भी पाए जाते हैं उसे हम लोग आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक प्लाज्मिड कहते हैं। साथ साथ कुछ टीआई प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लांट प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मिड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। प्लाज्मिड हो गया, न्यूक्लियोइड्स होगा, स्टोरेज ग्रेन्यूल, जिसका हम लोग बोलते हैं फूड ग्रेन्यूल्स। तो इसमें कुछ प्रकार के स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रकार के बॉडीज पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल बॉडीज। तो राइबोसोम जो होता है इसमें जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। किस प्रकार का राइबोसोम होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। और 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, ये हेल्पफुल करता है या हेल्प करता है। तो इस प्रकार एक बैक्टीरिया सेल के अंतर्गत बहुत सारे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें से हमने एक एक करके स्ट्रक्चर को पढ़ा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।